चुनाव से पहले उठने वाली लहरें जो आपने देखी हैं, चुनावी नतीजों की लहरें जो हमने देखी हैं। वंदे नरेंद्र मोदी जी ने आपको राफेल घोटाला दिया, नोटबंदी करके आपके जेब में से पैसा छीन कर निकाला। कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते। हर 5 साल में उठने वाली सियासी लहरें जिसे संसद ने देखा है, हर 5 साल में उठने वाली दमदार लहरें जिसे हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने देखा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और मैं हूं अनुराग दीक्षित, और हम दोनों मौजूद हैं उस लहर की कहानी से रूबरू करवाने के लिए जिसने चुनाव बदला, चुनाव के नतीजे बदले। बात 1984 की हो रही है, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सहानुभूति की लहर देखने को मिल रही थी और इस लहर ने कांग्रेस की झोली को छप्पर फाड़ सीटों से भर दिया था। चुनाव वक्त से 1 साल पहले हुआ था, दिल्ली से सिख विरोधी हिंसा की लहर दौड़ी थी और उसी दौर में आपको लेकर चलते हैं 1984 की दिल्ली में आपको लिए चलते हैं, जिसके बाद पूरे देश में सहानुभूति की चुनावी लहर देखने को मिली थी। और इस लहर के आंखों देखी लोगों के पास भी चलते हैं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और जब यह हत्या हुई, क्या वजह थी उसके पीछे, क्या सिंपैथी वेव चली उस वक्त या क्या घटा, उस पूरे राजनीति के घटनाक्रम पर हमारे साथ बात करने के लिए उस वक्त जिन लोगों ने वोट किया था वो कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ कि उस वक्त लेकिन उन वोटर्स के दिमाग में क्या था, उस वक्त के राजनीतिक हालात क्या थे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुटे हैं। आप, क्या नाम है आपका और आप उस वक्त क्या आपने वोट किया था? राजीव शर्मा, मैंने उस टाइम वोट किया था। 1984 में एक देश में एक हवा चली, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद देश में एक आवाज़ गई आतंकवाद के खिलाफ कि एक आतंकवादी, एक लेडी, आयरन लेडी जिसे कहा जाता था, उसकी हत्या की गई और उसको देखते हुए वोट पड़ा। उस टाइम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, मुद्दा सीधा ये था कि जिसने इस प्राण को खोया, इस देश के प्राण को खोया, उसकी सिंपैथी में वोट पड़ा था। क्या वाकई सिंपैथी वेव था या फिर कुछ और? सिंपैथी वेव था। उस टाइम में एक नारा चला था, इंदिरा गांधी ने कहा अगर मेरी देश के लिए एक एक कतरे की बूंद चाहिए तो मैं दूंगी। तो उन्होंने वो जब वो गुजरी उससे कुछ दिन पहले कहा था, तो वो एकदम हाईलाइट हो गए, लोगों की सिंपैथी वोट हो गई। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद सारा का सारा जो सिंपैथी है वो कांग्रेस को मिली और एक तरफा वोट पड़ने से कांग्रेस सरकार ने अपना बनाया। क्या राजीव किसी तरीके का कोई फैक्टर थे उस वक्त उस चुनाव में? सहानुभूति की वजह से आई थी। जिन लोगों के लिए वो चुनाव आंखों देखी है, उन सभी के लिए इस चुनाव में बहुत कुछ बदला था। ये वो दौर था जब ऑल इंडिया रेडियो काफी पीछे छूट चुका था, या कहिए बहुत बड़ी जगह ले चुका था देश का इकलौता टीवी चैनल दूरदर्शन। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की शव यात्रा को पूरे देश ने छोटे पर्दे पर देखा था। तो उस दिन राजीव गांधी बंगाल से लौटे थे और एक बड़े काफिले के साथ मां इंदिरा गांधी को मुखाग्नि देने निकले। ये पहली राजनीतिक हत्या थी। बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया था। ये क्रूर हिंसा विभत्स हिंसा में बदला और हिंसा ही सहानुभूति की लहर में तब्दील हो गई। और इस सहानुभूति की लहर का असर पूरे देश में देखने को मिला। चुनावी लिहाज से सबसे बड़ा सूबे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। सियासत में सियासी दलों की हार जीत को लहर से भी जोड़कर देखा जाता है। 1984 में कांग्रेस की ऐसी लहर थी कि उस लहर को कोई दूसरी पार्टी न तब छू पाई और न ही आज तक उस लहर की कोई पार्टी बराबरी करने की कल्पना भी कर पाती है। वो एक बड़ा क्या नाम अजीब दौर था। उसमें पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश, क्या पूरा देश कांग्रेस में था। 413 सीटों के साथ हम लोग लोकसभा में बैठे थे। देखिए, 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो पूरे देश में एक सिंपैथी वेव थी,
तब के वक्त को समझने के लिए आपको एक और दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। दरअसल जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन देश के सिनेमाघरों में एक फिल्म लगी हुई थी और फिल्म का नाम था जागीर। ये खजाना तू नहीं ले जा सकता लाखन, ये सब प्रजा की संपत्ति है, ढूंढो इसे। धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की एक्शन पैक्ड फिल्म जागीर, जिसके लिए सिनेमा घरों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। वैसे ही वो दौर था जब सिनेमा घरों में फिल्में सिर्फ 2 हफ्ते के लिए नहीं लगती थी, फिल्में चलती रहती थी, चलती रहती। जागीर की ही तरह सिनेमा घरों में एक और फिल्म चल रही थी जिसका नाम था जीने नहीं दूंगा, और ये फिल्म भी लगातार चलती ही जा रही थी। और इस फिल्म के बड़े चेहरे थे धर्मेंद्र, राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा। तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम तब शायद ही इन तीनों एक्टर ने कभी सोचा होगा कि एक दिन तीनों के ही तीनों संसद पहुंच जाएंगे। बदलते वक्त और बदलती सियासत के बीच धर्मेंद्र, राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा तीनों ही माननीय बने, सांसद बने। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। लेकिन एक एक्टर ने तो उसी चुनाव में धमाल मचाया था और वो था छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बॉलीवुड के बादशाह बिग बी अमिताभ बच्चन ने 1984 से ही चुनावी राजनीति में एंट्री की थी। कहते हैं उस चुनाव में अमिताभ बच्चन के लिए ऐसी दीवानगी थी कि इलाहाबाद की जिस भी गली से अमिताभ गुजरते थे, लड़कियां गली में अपने दुपट्टे बिछा देती थी। चलिए आपको लेकर चलते हैं उसी इलाहाबाद में, या कहिए आज के प्रयागराज में। सदी के महानायक कहलाने वाले हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इसी इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं। जिस समय अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में चुनाव लड़ने आए, उस समय मैं कहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी की लहर नहीं, सुनामी चल रही थी। वो दौर अमिताभ बच्चन का था। इंदिरा जी का निधन हो गया था, माहौल बहुत अच्छा बना और जन समूह था उनके साथ। कि वो इलाहाबाद के ही पुत्र थे, गंगा छोरा किनारे वाले थे। इलाहाबाद के उन लोगों ने उन्हें दिल से लगाया भी। कि वो नाचने गाने वाले हैं, वो क्या जीतेंगे, जीतेंगे तो बहुगुना जीतेंगे। मगर जो रिजल्ट निकला है वो देख के निकला कि लाजवाब जीत रही अमिताभ की। सोने में सुहागा था, खाली अमिताभ बच्चन का ही लहर नहीं था, वो लहर थी इंदिरा जी के बलिदान की, और उस पे महानायक आ गए। वो भी इलाहाबाद के ही पैदा हुए और इलाहाबाद में ही लड़ने भी आ गए। अब 84 के चुनाव को समझने के लिए 4 साल पीछे चलते हैं ताकि आपको चुनाव के आगे की तस्वीर साफ दिखाई दे सके। बिल्कुल, तो 1984 के चुनाव की कहानी शुरू होती है 1980 से, जब लगभग 3 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता की ओर एंट्री होती है। 1980 में इंदिरा गांधी ने चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, लेकिन इसके 5 महीने बाद ही उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लगा। 23 जून को उनके बेटे संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। सदमा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि संजय गांधी सिर्फ बेटे के तौर पर नहीं देखे जाते थे, बल्कि उन्हें इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता था। लेकिन संजय गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी को पायलट की नौकरी छुड़वाई गई और उनकी सियासत में एंट्री की गई। संजय गांधी की मौत के बाद खाली हुई सीट से अमेठी से 1981 में उपचुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी सांसद चुने गए और राजीव गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई। लेकिन राजीव गांधी की इसी सियासी एंट्री के साथ घर में बगावत की शुरुआत हुई। बहू मेनका गांधी ने विद्रोह किया, अलग पार्टी बनाई, जिसका बिहार में खासा असर भी देखने को मिला। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों ने बहू के उस विद्रोह को भी भुला दिया। चलिए आपको लेकर चलते हैं बिहार और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से उस दौर में बिहार में बदल गई थी सहानुभूति की लहर। उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। रामगढ़ कैंट में वहां पर जो तमाम सिपाही थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। पटना के सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया था और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के साथ सहानुभूति लहर इस कदर बढ़ी कि बिहार में 54 सीटों पर चुनाव हुआ और कांग्रेस 48 सीट जीत गई। जी हाँ, कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेता हार गए कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता से।
सिर्फ उस वक्त लेफ्ट को 2 सीटें मिली थी और बाबू जगजीवन राम ने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को 1 सीट मिली जो जगजीवन राम खुद जीत सके थे। नतीजा ये भी हुआ कि अगले साल जब 1985 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो 324 सीटों में कांग्रेस को 196 सीट पर जीत मिली। यानी ये जो रिजल्ट्स थे, ये इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो परिस्थिति पूरे देश में उभरी, उस परिस्थिति का परिणाम कि बिहार में भी कांग्रेस का ध्वज लहराने लगा था। इंदिरा गांधी बड़ी लोकप्रियता हो गई, राजीव गांधी उसी के फलस्वरूप 415 सीटें जो जवाहरलाल नेहरू नहीं जीत पाए, वो जीत राजीव गांधी ने हासिल किया इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा जी की नृशंस हत्या के बाद पूरे देश में सहानुभूति लहर थी। उस समय इस तरह का माहौल था और बगैर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कराए हुए और राजीव गांधी को बगैर नेता चुने हुए ज्ञानी जैल सिंह ने उनका ओझ करा दिया। बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उनको नेता जो है चुना गया। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का नतीजा जो है अद्भुत था। देश की 3 साल की सियासत एक तारीख के साथ बदल गई और वो तारीख थी 31 अक्टूबर। दरअसल में 1984 में पूरे असम में उग्रवाद की तस्वीर देखने को मिल रही थी, वहीं पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद चरम पर था। इतनी बुरी स्थिति थी कि पूरे सूबे को सेना के हवाले करना पड़ा। उग्रवाद पर काबू पाने के लिए सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें खालिस्तानी उग्रवादी भिंडरवाला मारा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा हुआ जून में और इसके 4 महीने के अंदर अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरा देश सिख विरोधी दंगे से सुलग उठा था। ऐसे में राजीव गांधी ने कहा, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी का ये बयान बेहद अफसोसजनक था। एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उनका ये बयान उकसाने वाला माना गया। लेकिन बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि उस दौर में बहुत जल्द देश में आम चुनाव होने वाले थे। कांग्रेसी दिग्गज जुटे, मैराथन मीटिंग्स हुई और ये फैसला लिया गया कि चुनाव जल्द से जल्द होगा। और इसी के साथ चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया। 23, 27 और 28 दिसंबर को वोट डालने का ऐलान हुआ और 29 दिसंबर को नतीजों का ऐलान। लेकिन उससे पहले एक हादसा हो गया, एक दर्दनाक हादसा, भयानक हादसा, रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस निकली और ना जाने कितने लोग नींद में ही मौत की आगोश में समा गए। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब लोगों का खून नहीं बहा था, बल्कि बल्क में मौत आई थी। हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी और लाखों लोग ताउम्र जहरीली गैस का दंश झेलने को मजबूर हो गए। भले ही भोपाल में भयंकर गैस त्रासदी हुई हो, लेकिन पूरे देश में चुनाव तो होना ही था। भोपाल की इस गैस ट्रेजेडी के 20 दिन के बाद ही जब मध्य प्रदेश के मतदाता अपने घरों से पोलिंग स्टेशन के लिए निकले तो दर्द गायब था और सहानुभूति की लहर बरकरार थी। उस साल असम और पंजाब में चुनाव नहीं हुए थे, 1985 तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए थे। 533 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 414 सीटों पर कांग्रेस चुनी गई थी। 30 सीटों पर टीडीपी ने कब्जा किया और ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई रीजनल पार्टी विपक्ष में बैठी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर ने कांग्रेस को शीर्ष पर बिठा दिया और इसी का नतीजा था कि साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. To the Constitution of India. इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर कई आरोप भी लगे, जिनमें से एक था कांग्रेसी नेता के हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करना और दूसरा आरोप था कि इलेक्शन कमीशन ने दरअसल में उस नारे को भी नहीं रोका जो सीधे तौर पर सिख विरोधी था।
इस चुनाव में 23,79,62,487 रिकॉर्ड वोट्स डाले गए थे, जो कुल वोट का 63.7%। 67 के चुनाव के सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज 61.1 से भी ज्यादा था। वैसे इस चुनाव में विपक्ष ने सहानुभूति भुनाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के ही बीजेपी के एक एमपी ने कहा था कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे इंदिरा गांधी कब्र से ही शासन कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच वाम दल पश्चिम बंगाल में अपनी साख को बचाने में कामयाब रहे थे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कोलकाता। लेफ्ट के नेताओं को इस बात का अंदाजा तो था कि उस वक्त अगर चुनाव होंगे तो कांग्रेस को इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें चुनाव में मिल जाएगी। इंदिरा गांधी का मौत होने का बाद वो आवेग उसका काम किया है, इमोशन काम किया है। पूरा घर का आदमी जो लोग वोट देने में नहीं निकलता था, उस टाइम में वो लोग भी निकल गया था। अब लहर काम किया। अब इस लहर में बहुत अच्छे अच्छे वामपंथी नेता हार गए। विशेष करके औरतों जो है सो औरत के नाम पर लाइन में लग करके इंदिरा गांधी के सपोर्ट में वोट देने के लिए आ गए। उस साल कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहली बार 50% के करीब पहुंचा था और विपक्ष की टीम हवा हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 224 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। ये अलग बात है कि जीत मिली सिर्फ 2 को। माकपा 22 पर और भाकपा 6 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। चंद्रशेखर की पार्टी से भी 207 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और 10 को जीत भी मिली थी। बाबू जगजीवन राम अपनी पार्टी से अकेले नेता थे जो चुनाव जीत कर सामने आए। पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन इस लहर को रोका आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने। एनटी रामाराव की पार्टी को जहां 30 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 6। और आइए आगे जयपुर चलते हैं, आगे की कहानी से आपको रूबरू करवाने के लिए। हिंदुस्तान की राजनीति में कई बार सियासी लहर आई हैं और लहर का आलम ये रहा है कि विपक्ष का तो सूपड़ा साफ हो गया। इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जितनी सीटें नहीं मिली थी, 421 सीट राजीव जी को प्राप्त हुई थी। सन 84 की जब हवा देखी तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट करके रह गई। क्या हुआ था गांधी के गुजरात में, जानने के लिए चलते हैं अहमदाबाद। 1984 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद देश में इंदिरा गांधी की आंधी चली और चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को आसमान पर पहुंचा दिया। गुजरात का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कांग्रेस को गुजरात में 26 में से 25 सीटें मिली। लोग कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी की आंधी नहीं बल्कि सुनामी थी। आपको दूसरी बात बताऊं कि अहमदाबाद में जनसंघ के जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के, वो इंडिपेंडेंट लड़े अहमदाबाद से, सिर्फ 5000 वोट मिले थे। एक ऐसी लहर थी कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ना आ सकती है न कभी आएगी। नहीं, उसको हम सिर्फ लहर नाम देंगे तो मेरे ख्याल से शब्द बड़ा छोटा है। वो सुनामी थी और वो सुनामी ऐसी थी कि जिसने बड़े बड़े राजनेताओं को ज़मीन पर पटक दिया था। बहुगुणा जी हो, प्रहलाद मधोक हो, अडवाणी जी हो, वाजपेयी जी हो, बड़े बड़े नेताओं को सारों को ज़मीन पर पटक दिया था। उस साल सहानुभूति की ऐसी लहर चली कि बड़े से बड़े किले ढह गए। उस साल राजनीतिक हत्या से ऐसा देश में उबाल आया कि उस उबाल में जीत के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए। कांग्रेस को उस साल इतनी बड़ी जीत मिली कि वो जीत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं छुपाई। इसके पहले भी लहर आई और उसके बाद भी लहर आई। इससे पहले भी चुनाव हुए थे और इसके बाद भी लगातार चुनाव होते रहे। और अगले लहर की चर्चा अगली बार। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।